तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ऐसी सीरीज को जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, यानी कि सच्ची घटना पर आधारित है। इस सीरीज का नाम है ट्रू हॉन्टिंग, जो कि 7 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करी गई है। इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 5 एपिसोड्स हैं और पहले 3 एपिसोड के अंदर एक कहानी है, आखिरी 2 एपिसोड के अंदर अलग कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखने में काफी मजा आएगा। पहले 3 एपिसोड्स का नाम है इयरी हॉल और चौथे और 5वें एपिसोड यानी कि दूसरी कहानी का नाम है दिस हाउस मर्डर्ड मी। काफी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, सच्ची घटना पर आधारित हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हमें वॉरेन्स यानी कि एड एंड लोरेन वॉरेन भी दिखाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो 3 सितंबर 1984 की सुबह जेनेसियो कॉलेज अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर आता है क्रिस, जिसको उसके पिता वीतो कॉलेज ड्रॉप करने आए हैं और ये क्रिस का आज पहला दिन होता है। उसके पिता उसे कॉलेज के अंदर तक छोड़ते हैं और क्रिस थोड़ा सा शर्मीला है लेकिन काफी होनहार स्टूडेंट है, एक अच्छा रनर भी है और काफी मैच्योर है, समझदार है। खैर वो अपने पिता से कहता है कि यहाँ पर और किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स उसे ड्रॉप करने नहीं आए हैं, तो वीतो भी अब वापस चले जाएं। तो वीतो इसको समझ जाते हैं और उसको हक करके मोटिवेट करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब क्रिस आगे जाता है तो उसको लिंडा नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उसे ग्रीट करती है और उसका सामान उठाने में थोड़ी हेल्प भी करती है, लेकिन वो काफी शाय है तो क्रिस इसके लिए मना करने लगता है और उससे थोड़ी बहुत बात करके खुद ही अपना सामान लेकर आगे जाने लगता है। अब क्रिस आगे बढ़ता है जहाँ पर उसके हॉस्टल रूम का नाम इयरी हॉल है और यहाँ पर उसे जेफ नाम का एक और लड़का मिलता है और मिलने से ही दोनों की थोड़ी बहुत बात होती है। उनकी तुरंत ही दोस्ती भी हो गई थी। अब ये दोनों ही क्रिस के रूम में जाते हैं जहाँ पर उनको पॉल मिलता है जो कि क्रिस का रूममेट होता है और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल लड़का है। तो कैसे? तो यहाँ पर हॉस्टल रूम में आते ही वो जो कुछ सामान लाया था उसने उससे जोड़ तोड़ कर यहाँ पर रूम के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पेस बना दिया था। मतलब कि लकड़ी से एक सेक्शन बनाया था जिसमें ऊपर वो रहेगा और नीचे वो दोनों पार्टी करेंगे और बाकी जगह उनका सामान होगा और क्रिस के रहने और सोने की जगह। अब यहाँ पर जेफ जो होता है वो उनकी फोटोज भी क्लिक करता है जिसमें क्रिस बहुत खुश था और रियल फोटोज डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाई भी गई हैं। खैर अब हम ये देख पाते हैं कि क्रिस की लिंडा से, पॉल से और जेफ से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी जिनके साथ वो हॉस्टल रूम में रहता था। सभी लोग एक रूम के अंदर मिलते थे, चिल करते थे, हंसी मजाक करते थे और आगे कुछ दिन कुछ महीने सब कुछ काफी अच्छा चलता रहा, लेकिन किसी को यहाँ पर कभी कोई अंदाजा तक नहीं लगा कि आगे क्रिस के साथ क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एक अच्छा रनर तो था ही, जिसने 11 साल की उम्र में रनिंग शुरू करी थी। वो ये करना नहीं चाहता था लेकिन उसके पिता ने उसे रनर बनने के लिए फोर्स करा और उस दिन वो भागा जो कि 3.1 माइल्स 30 मिनट्स के आसपास में पूरा करके आया था। अब धीरे धीरे उसकी स्पीड काफी अच्छी होती रही और 18 से 19 मिनट में 3 से 4 माइल्स वो भागता रहा और उसके बाद फिर और भी अच्छी टाइमिंग उसकी होती गई। वो एक प्रोफेशनल रनर बन गया था जिसने स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा जहां पर वो जीत गया। बाहर रनिंग कंपटीशन में गया, वहां पर भी जीत गया और उसका सपना ओलंपिक्स में जाने का था और उसके पिता का भी यही सपना था और दोनों को लगता था कि बाय बॉडी एंड माइंड क्रिस अपना गोल अचीव कर सकता है और उसे डिसिप्लिन से अपने काम पर लगे रहना चाहिए। वो रोज सुबह रनिंग करने जाता था और कॉलेज के पास एक जंगल में अपनी प्रैक्टिस करता रहता था। अब एक दिन वो जंगल से निकल रहा होता है, जहाँ से वो निकल तो गया था लेकिन एक प्रेजेंस ने उसको नोटिस कर लिया था और हम भी किसी चीज की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। अब रात को क्रिस अपने हॉस्टल रूम में आता है जहाँ पर वो कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे कोई पुकारने लगता है। कोई उसका नाम ले रहा था। एक दबी सी, हल्की सी लेकिन भारी सी आवाज में उसे 3 बार बुलाता है, जिसको वो सुन लेता है लेकिन इसको वो नजरअंदाज कर रहा था। अब अगले दिन क्रिस अपने कॉलेज की एथलेटिक टीम के पार्टनर क्रेग के साथ में रनिंग करने के लिए जाता है। क्रिस हमेशा ही खुद को अपनी रनिंग को बेहतर करने में लगा रहता था ताकि वो अपने पिता को खुश कर पाए और आज उसे जंगल में एक अजीब सा एहसास होता है और सामने थोड़ी ही दूरी पर किसी की प्रेजेंस फील होती है, जैसे कि कोई उसे वहां से देख रहा हो और वो उस प्रेजेंस की तरफ बढ़ने का सोचता भी है लेकिन क्रेग आकर उसका ध्यान भटका देता है तो वो वापस से रनिंग के लिए निकल जाता है। खैर अब 1-2 दिन बाद होता यह है कि कॉलेज के अंदर टोगा पार्टी थी जिसके अंदर सबको एक चादर अपने ऊपर लपेटनी होती है। अब क्रिस भी पार्टी में गया था लेकिन वो काफी शाय और इंट्रोवर्ट होता है तो वो किसी से ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर पाता, ज्यादा ड्रिंक भी नहीं करता और विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब क्रिस जो होता है वो खिड़की के बाहर दूसरी खिड़की पर देख रहा होता है कि तभी उसे वहां पर कोई साया खड़ा दिखाई देता है जो कि उसको बुला रहा होता है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। अब इससे क्रिस काफी डर जाता है और अपने रूम में आ जाता है। जेफ का भी मन पार्टी में नहीं लग रहा था तो वो उससे बात करने आता है जहाँ पर क्रिस जो कि पहले से ही अच्छी ड्राइंग्स करता था अपने नोट पैड पर उस विंडो वाले आदमी की ड्राइंग करने लगता है।
अब वो जेफ से उस ड्राइंग को तो छुपा लेता है, लेकिन वो ये पूछने लगता है कि क्या उसने विंडो पर कुछ देखा, जहाँ पर जेफ को तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। अब यहाँ क्रिस ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिन से उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है, बहुत सी अजीब चीजें उसके साथ घट रही हैं, जैसे कि कोई उसे बुलाता है और उसे वो आदमी दिखाई दिया था। और अभी जेफ को ये लगता है कि शायद क्रिस को कोई मेंटल इशू हो गया होगा। और जब क्रिस बाकी लोगों को ये शेयर करता है तो वो भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। अब क्रिस जो होता है वो ज्यादा कभी खुलकर किसी से बात नहीं करता था, जिसका रीजन है कि वो इंट्रोवर्ट था। दूसरा ये भी कि कोई भी उसकी बात नहीं समझेगा और उसका सब मजाक बनाने लगेंगे। तो उसके साथ में क्या हो रहा था ये बातें बताना उसने लगभग सबको बंद कर दिया था। अब एक रात वो अपने कमरे के अंदर एक इंटरव्यू का असाइनमेंट बनाने के लिए उस इंटरव्यू के नोट्स को टाइप कर रहा था कि तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है और अभी पॉल कहीं बाहर गया हुआ था और उसको ऐसा लगता है कि उसके पास वाले कमरे से जेफ ने उसको बुलाया है। वो उसको देखने भी जाता है, लेकिन हॉलवे में कोई नहीं था। उल्टा जेफ अपने कमरे में एक मूवी देख रहा था। अब वो वापस अपने रूम के अंदर आता है तो टाइपराइटर पर अपने आप ही उसका नाम यानी कि क्रिस टाइप हो रखा था, जो कि उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि ये उसने नहीं किया था। अब वो हेडफोन्स लगाकर इंटरव्यू सुनने लगता है तो बीच में ही वो अजीब सी भारी सी आवाज उसका नाम फिर से लेती है, जिससे कि क्रिस परेशान हो जाता है और अब उसे रूम में उसके सामने खड़ा हुआ कोई दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर गया था और वहां से भागकर जेफ के पास आ जाता है। वो जेफ को ये बात बताता है तो जेफ अपना कैमरा लेकर रूम के अंदर आता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। अब क्रिस काफी डरा हुआ था और सदमे में था, जो कि जेफ से ये कहता है कि जो कुछ भी हुआ है वो किसी को भी ना बताए, क्योंकि उसे उसकी इमेज बहुत प्यारी है। जहाँ पर जेफ वादा करता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, हालांकि वो खुद क्रिस की हेल्प करना चाहता था। अब कॉलेज में अक्सर वहाँ पर लोग आते रहते थे और एक दिन वहाँ पर ऐसे ही बहुत ही बढ़िया पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड एंड लोरेन वॉरेन वहाँ पर आए थे। जी हाँ, कॉन्जरिंग वाले वॉरेन्स। वो वहाँ पर आए और गोस्ट पर एक लेक्चर वो दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि गोस्ट एक दरवाजा खोलने पर आते हैं और अक्सर अच्छे दयालु लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना काफी आसान होता है और उनकी स्पिरिट भी काफी बढ़िया होती है। अब जेफ क्रिस के साथ लेक्चर अटेंड करने आया था, जो कि अपने नोट्स बनाने लगता है, लेकिन क्रिस एड की बातों में खो जाता है और उसकी एक एक बात से रिलेटेड फील कर रहा था, ऐसा ही कुछ उसके साथ घट रहा था। अब लेक्चर खत्म होने के बाद वो और जेफ एड और लोरेन से बात करने जाते हैं, लेकिन पहले ही लोरेन क्रिस के अंदर कुछ फील कर लेती है और उससे हाथ मिलाने से साफ इनकार कर देती है। इस पर क्रिस को बुरा भी लगता है और वो खुद की बेइज्जती महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अजीब भी लगता है कि आखिरकार ऐसा उन्होंने क्यों किया। लोरेन ने हाथ मिलाने से सीधा मना क्यों कर दिया था। अब रूम के अंदर आकर जेफ, पॉल, क्रेग और क्रिस आपस में बात करते हैं, जहां पर क्रिस अपना इशू बताता है, लेकिन क्रेग को लगता है कि वो बस घर की याद में दुखी है और वो उसे मजाक मजाक में काफी कुछ सुना भी देता है, जिसका आज तक क्रेग को दुख है कि उसको तब क्रिस के साथ अच्छे से रहना चाहिए था और अच्छे से बात करनी चाहिए थी। अब क्रिस अपने घर पर भी बात करता है, हालांकि उसके पिता समझ जाते हैं कि वो परेशान है, लेकिन उसकी बात नहीं समझ पाते, यानी कि किसी को भी ये पैरानॉर्मल वाला एंगल सही नहीं लग रहा था। अब एक दिन क्रिस और पॉल रूम में सो रहे होते हैं कि तभी पॉल को भी कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो क्रिस को जगा देता है। क्रिस रूम चेक करता है, वो दरवाजों को देखता है तो वो लॉक हो रखे थे। रूम भी बिल्कुल ठीक था कि तभी अचानक उसका टेप रिकॉर्डर अचानक से ऑन होकर गाना प्ले करने लगता है। अब वो उसको ऑफ कर सोने आता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर खुद पे खुद प्ले होने लगा था। वो फिर से उसे ऑफ करने जाता है और उसकी बैटरीज तक निकाल देता है, लेकिन अब खुद पॉल रूम के अंदर लंबे चौड़े साये को देखता है, जिसके लंबे लंबे बाल थे। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अब ये खतरनाक साया इन दोनों को देखता है और अचानक से अपना सर मोड़ लेता है, जिससे कि पॉल और क्रिस दोनों की डर के मारे चीख निकल जाती है और इसी के साथ में पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है जेफ को दिखाते हुए, जो कि जब 15 साल का था तो उसने किसी बूढ़े व्यक्ति को खत्म होते हुए देखा था, जिस चीज का उसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ। उसने उसी दिन से डेथ, स्पिरिचुअल थिंग्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में सोचना और पता लगाना शुरू कर दिया। और ये भी एक वजह है कि वो क्रिस के साथ था और इस चीज पर काफी सीरियस भी था और इस पैरानॉर्मल चीज को समझना चाहता था। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, पॉल आखिरी रात के हादसे से बहुत ही ज्यादा डर चुका था, जो कि सुबह होते ही रूम छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। वो क्रिस से बात भी नहीं करता, कुछ भी नहीं कहता, हाथ तक नहीं मिलाता, सीधा वहां से निकल जाता है। क्रिस को ये बात काफी बुरी लगती है, लेकिन वो समझ सकता है कि पॉल के दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो अपनी जगह गलत तो बिल्कुल नहीं था, तो उसने उससे कुछ भी नहीं बोला। अब वो अकेले रहने वाला था तो इससे काफी डरा हुआ था, लेकिन जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो वो उससे निराश हो गए और वो कॉलेज की एथलेटिक टीम में था, जिसको स्पोर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। अब उसके ऊपर एक प्रेशर भी था कि वो हारना नहीं चाहता था और साथ ही साथ अपने पिता को ये भी फील नहीं करवाना चाहता था कि वो किसी काम का नहीं है, जिसके चलते वो वहीं पर रुकता है। इनफैक्ट उसने रूम के अंदर सोना तक छोड़ दिया था। वो अक्सर हॉल में या फिर ऐसी जगह पर सोया करता था जहाँ पर कोई भी उसके आस पास ना रहे, लोग रहे, ऐसी जगह पर वो सोया करता। एक रात वो वहीं पर सो रहा
होता है कि तभी एक बुरा सपना वो देखता है जिसके अंदर वो खुद को जंगलों में भागते हुए और अपने पिता को वहीं पर इविल तरीके से उसे बुलाते देखता है। अब ऐसे सपने उसको लगातार आ रहे थे जिसके अंदर वो जंगलों में खुद को देखा करता जिसे कोई बुलाता रहता था। अब वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। वहीं पर जेफ जो होता है उसको उसकी हेल्प करनी थी, तो उसने एड एंड लोरेन वॉरेन के पुराने नोट्स पढ़े जिसके अंदर जिक्र हो रखा था कि वो लोग भूत प्रेतों से बात करने की कोशिश करते थे, जानकारी निकालते थे और सबूत भी निकालते थे। उसने भी ऐसा ही करने का सोचा और क्रिस के साथ उस रूम में जाकर उस आत्मा या फिर वो जो कोई भी चीज थी उसको बुलाने का प्लान करा ताकि उसको पता चल सके कि हो क्या रहा है और वो चाहता क्या है, आखिर ये उसके साथ हो क्यों रहा था, साथ ही साथ ये क्या पहले भी हो चुका है। अब क्रिस को ये आइडिया बहुत ही बेकार लगता है क्योंकि वो जानता था कि किसी भी भूत प्रेत को बुलाना सही नहीं होता, ये चीज जान तक ले सकती है। लेकिन जो जेफ होता है वो उसे इस चीज के लिए मना लेता है। वो दोनों रूम में जाते हैं जहां पर उनको वही स्पिरिट सेशन करना था और इससे क्रिस बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और आपको जानकारी होगी कि ये चीजें एड एंड लोरेन वॉरेन कॉन्जरिंग मूवीज के अंदर अक्सर किया करते थे। अब ये दोनों ही सेशन को शुरू करते हैं लेकिन इस रूम में उनको अभी कुछ फील नहीं होता। जेफ जानता है कि भूत प्रेत के आने पर ठंड होने लगती है लेकिन अभी ये भी नहीं हो रहा था, यानी कि माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। अब वो क्रिस को ये सजेस्ट करता है कि उसे बैठकर अपने हाथ फैलाकर उस भूत प्रेत को बुलाना होगा और वो अपने हाथ फैलाकर ऐसा ही करता है और अब रूम का तापमान अचानक से कम होने लगता है और क्रिस अपने विजन्स में चला जाता है जहां पर वो जंगल से किसी फोर्स को यहाँ पर आते देखता है और अब रूम के अंदर एक बहुत ही हैवी फोर्स आती है जिसके साथ ही वहाँ की लाइट्स बंद हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जेफ भी इस चीज को देखकर काफी डर गया था जिसको समझ आ जाता है कि यहाँ पर इस रूम में उनके बीच कोई तो आया था और उसे उम्मीद है कि उसने जो फोटोज क्लिक करी होंगी उसके अंदर उसे कुछ तो मिल जाएगा। अब वो फोटोज को डेवलप करके चेक करता है तो उसको उन दोनों के आसपास एक सफेद धुआं दिखाई देता है जिसको ध्यान से देखने पर एक स्केलेटन जैसी आकृति दिखाई दे रही थी जिसको देखकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अब जेफ इसके बारे में क्रिस से बात करता है जो कि काफी डरा हुआ था, लेकिन ये बात वो किसी से शेयर करेगा तो लोग उसकी बात ना मानकर उसका मजाक बनाएंगे, तो वो जेफ से कहता है कि वो किसी को कुछ भी ना बताए। जेफ यहाँ पर खुद कसम भी खाता है लेकिन अगले ही दिन लिंडा और उसकी सहेलियों को वो फोटोज दिखा देता है जिसके बारे में पता लगने पर क्रिस उस पर गुस्सा हो जाता है। अब जेफ की इस एक गलती की वजह से क्रिस के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको गोस्ट बॉय कहकर चिढ़ाने लगते हैं। क्रिस इससे काफी परेशान रहने लगता है और खुद को अकेला कर लेता है और एक दिन लिंडा उससे बात करने आती है। अब लिंडा उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है और अपने एक हादसे के बारे में बताती है जहां पर वो एक बार कैंपिंग पर गई थी जहां पर फायर स्टॉर्म होने वाली थी और बिजली गिरने से कैंप में आग लग गई। यहाँ पर दो लड़कियां झुलस गई थी जिनको उन्होंने बचाने की काफी कोशिश करी लेकिन दोनों ही नहीं बच पाई, जिसका दुख आज भी उसको परेशान करता है। वो ये क्रिस को इसलिए बता रही थी क्योंकि वो जानती है कि ट्रॉमा अंदर रखना क्या होता है और दुख दर्द बताने से वो कम होता है। अब लिंडा उसको ये कहती है कि क्रिस जो कुछ भी फेस कर रहा है, जो कुछ भी झेल रहा है, वो उससे लड़ सकता है, उसको हरा सकता है, बस उसको अभी साथ की जरूरत है और अकेले करना ये आसान नहीं होगा। अब अगले दिन क्रिस अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी जेफ उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है जिसको वो माफ भी कर देता है। जेफ कहता है कि अब उनको इस चीज को समझना पड़ेगा और अब वो किसी से कुछ शेयर नहीं करेगा और उनकी बातें किसी को भी पता ना चले, जिसके लिए उनको एक कोड नेम रख लेना चाहिए, जिसमें क्रिस सजेस्ट करता है कि वो उस चीज को टॉमी बुलाएंगे। वो आगे कहता है कि उनको उस चीज के बारे में पता करना है तो आज क्रिस उसके रूम में ही सो जाए। अब क्रेग जो होता है वो जेफ का रूममेट था और इसके लिए उसे मनाना पड़ता है, लेकिन क्रेग मान गया था। अब रात को क्रिस उनके रूम में जमीन पर ही सो जाता है जहां पर उसको एहसास होता है कि कोई चीज उसके पैरों को छू रही है, उसके ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश कर रही है। खैर अब वो इस चीज को नजरअंदाज करके काफी सोने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से कोई फोर्स उसको खींच कर ले जाती है। अब वो खुद को जंगल में पाता है जहां पर ये चीज उसे खींचते हुए ले जा रही थी। वो उससे काफी ज्यादा डर चुका था कि तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक बुरा सपना था, लेकिन उसको सपने जैसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि ये उसके साथ असलियत में हुआ है और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी सोल को ये जो कोई भी चीज थी वो खींच रही थी। अब जेफ उसको संभालता है लेकिन अब तक वो काफी डर चुका था। वो धीरे धीरे और भी चीजें फेस करने लगता है जैसे कि अब कोई उसको छूने लगा था। रूम अचानक से ठंडा होने लगता है और उसके रूम का सामान हिलने लगा था और भी काफी सारी पैरानॉर्मल घटनाएं वहां पर घट रही थी। वो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है जो कि जेफ को बताता है, जिनको जेफ नोट्स में लिखने लगा था। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहा था जो कुछ भी यहाँ पर क्रिस के साथ में घटित हो रहा था। अब इन सब चीजों से क्रिस की मेंटल स्टेट काफी खराब हो गई थी जिससे कि उसका एकेडमिक रिजल्ट काफी खराब होने लग गया था।
अब वो अकेले रहने लगता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज थी जिसके चलते उसको ठीक लगता था, और वो थी उसकी रनिंग करना। अब एक दिन रनिंग करते हुए उसको ये साया सामने जंगल में दिन के उजाले में खड़ा हुआ दिखता है, और इससे वो काफी डर गया था। वो भागकर हॉस्टल आता है और उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि खुद को रोकने के लिए उसे डोर से टकराना पड़ता है, जिससे कि डोर ग्लास तक ब्रेक हो गया था। वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और अब वो रनिंग तक छोड़ देता है, जिससे कि सबको धक्का लगता है, क्योंकि वो कुछ भी कर ले लेकिन कभी उसने रनिंग नहीं छोड़ी थी, जो कि उसने छोड़ दी। मतलब कि बात सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस थी और बड़ी थी। अब वो कॉलेज में इंटरफेथ मैनेजर प्रीस्ट से मिलने जाता है, जिनको वो सब बताता है, लेकिन उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तो वो कहते हैं कि वो नशे करता होगा, लेकिन उसकी बात पर यकीन न करने पर वो टूट जाता है और काफी ज्यादा रोने लगता है। क्रिस का यहाँ पर मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। खैर अब प्रीस्ट को लगता है कि शायद वो सच बोल रहा होगा और वो उसके साथ उसके रूम में जाता है, और वहाँ पर उन्हें खुद एक प्रेजेंस फील होने लगती है, और यहाँ पर एक क्लोजेट भी था जहाँ से कोई उनको देख रहा होता है। वो प्रेयर शुरू करते हैं और अब हम जंगल के अंदर उस क्लोजेट को देखते हैं, जिसके सामने वो गोश्त खड़ा हुआ था। मींस ये क्लोजेट जो है वो एक तरह से डोर है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक डायमेंशन का डोर है। अब क्रिस को अचानक से उसी गोश्त के विजन्स आते हैं, जिनसे वो बहुत डर रहा होता है। तो प्रीस्ट उसे साथ में प्रेयर करने के लिए बोलते हैं। अब प्रीस्ट की प्रेयर से ठंडा कमरा जो होता है वो गर्म हो जाता है, और अब क्रिस को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। अब क्रिस जो होता है वो रोज प्रेयर्स करने लगता है, रनिंग पर जाने लगता है, और अब उसको कुछ भी फील नहीं होता था। वो काफी खुश रहने लगा था। वो रनिंग में भी अच्छा कर रहा था और अपने रूम में वापस लौट जाता है। अब एक रात वो और उसके दोस्त रूम में छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, कि तभी उसकी एक फ्रेंड बेथ अपने रूम में कुछ सामान लेने जाती है, जहाँ पर उसे वही भूत दिखाई देता है और वो एक ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती है। वो लौट कर नहीं आई थी, तो जेफ और क्रिस उसको चेक करने जाते हैं, तो वो अभी भी ट्रांस स्टेट में जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसको वो होश में लाते हैं। और अब वो एक ही बात कहती है कि वो गोस्ट अभी तक क्रिस को बुला रहा है, जिसको सुनकर वो परेशान सा हो जाता है, क्योंकि अभी तक चीजें ठीक नहीं हुई थी। जिसके साथ दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तीसरे एपिसोड में हमको पता चलता है कि 5 नवंबर के बाद वो स्पिरिट सेशन और हॉन्टिंग शुरू हुई थी, और उसके बाद दिसंबर में विंटर ब्रेक शुरू हुआ। ये एपिसोड शुरू होता है खाली कॉलेज और हॉस्टल से, जहाँ पर हम एक सफाई कर्मचारी को देखते हैं जो कि हॉस्टल के हॉल में साफ सफाई कर रहा होता है, कि तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे फर्श पर एक पत्ता पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि ये पत्ता जिस पेड़ का था वो यहाँ से काफी दूर जंगलों में था। और वो उस पत्ते को उठाकर देखता है कि तभी उसके सामने कोई भूत आ जाता है, जिससे वो काफी डर गया था। और सामने हम हॉल की दीवार के बीच में से जंगल को देख पाते हैं, जो कि एक डोरवे की तरह था, जैसे कि वहां क्लोजेट के अंदर हुआ करता। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होने लगता है। अब कहानी वापस से आखिरी एपिसोड में बेथ पर आती है, जिसने वो हॉन्टिंग फेस करी थी, जो कि अभी वो क्रिस से बताती है कि वो भूत अभी भी क्रिस का ही नाम ले रहा था। इस चीज से क्रिस बहुत परेशान हो जाता है और वहां से निकल जाता है, जिसको जेफ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानता। अब बेथ पर हुए हमले के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि पहले ये सब उस तक था। अब बेथ के ऊपर अचानक से हुए इस हमले के बाद में वो काफी परेशान रहने लगता है, क्योंकि पहले ये सब खाली उस तक सीमित था, लेकिन अब ये सबके पास जा रहा था, सबको हॉन्ट कर रहा था। अब एक दिन लिंडा अपनी एक दोस्त जूडी से बात कर रही होती है, जहाँ पर वो उसे ट्रिप पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन लिंडा को अपने कैंप वाले हादसे और ट्रॉमा के बारे में याद था, तो वो इसके लिए मना कर देती है। अब इसी बीच वो पढ़ाई कर रही थी, जिसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, और वो पलट कर देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। वो अपनी पढ़ाई फिर से करने लगती है कि तभी कोई भूत अपना एक हाथ उसके टॉप के अंदर से डालकर उसकी गर्दन को छूता है, जिससे कि वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। वो मदद के लिए आवाज लगाती है, जिसको सुनकर क्रिस और जेफ वहां पर आ गए थे, जो कि उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई लिंडा को नीचे की ओर धक्का दे रहा है, और वो उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। और जेफ इस सिनेरियो की 3 फोटोज भी क्लिक करता है। अब इन 3 फोटोज को वो आज तक देख नहीं पाई थी, बहुत ही ज्यादा डर गई थी, उसको बहुत ही ज्यादा रोना आ जाता है, और वो आज तक उस ट्रॉमा के अंदर है। यानी कि कैंप वाला ट्रॉमा तो था ही साथ अब ये नया ट्रॉमा हो गया था। एनीवेज ये चीज तो क्रिस के लिए अच्छी ही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अब यकीन हो रहा था कि हाँ भाई ये इविल प्रेजेंस जो है वो बिल्कुल रियल थी। अब क्रिस इस चीज से और परेशान होने लगता है, और अब वो बहुत ज्यादा सोचने लगा था, और लोग उससे और भी ज्यादा नाराज होते चले गए, क्योंकि घटनाएं अब और ज्यादा बढ़ने लग गई थी। यानी कि यहाँ पर सब लोग क्रिस को ही ब्लेम कर रहे थे कि उसके साथ तो घटना रुक चुकी है, लेकिन बाकी सब इस चीज को महसूस कर पा रहे थे। अब क्रिस खुद को शांत करने के लिए रनिंग पर जाता है, और ऐसे ही एक दिन वापस आकर वो शावर लेने लगता है कि तभी उसको उस भूत ने पीछे से आकर जकड़ लिया था, और अब क्रिस खुद को छुड़ाने की कोशिश में लग जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बाथरूम में ही था, लेकिन अचानक से वो खुद को जंगल में एक पेड़ से सटा हुआ पाता है। वो बेहोश हो जाता है, और होश में आने पर वो भूत उसका नाम लेता है और उसके ऊपर आकर चिल्लाने लगता है, जिससे वो और ज्यादा डर गया
था। क्रिस की चीख सुनकर जेफ तुरंत ही भागकर उसके पास जाता है और उसे क्रिस बेहोश मिलता है। अब क्रिस की कमर के ऊपर 18 से 20 इंच लंबे 3 नाखूनों वाले खरोंच के निशान थे, जिससे खून भी निकल रहा था। खैर जेफ उसको संभालता है और रूम में लेकर आता है, लेकिन अब तक क्रिस को भी ये जख्म फील होने लगे थे और उसको जलन महसूस हो रही थी। वो अपने दर्द से ज्यादा बेथ और लिंडा पर हुए हमले से परेशान था और बिना वक्त बर्बाद करे वो अपने पिता को कॉल करके मदद मांगता है। उसके पिता वीतो कॉलेज आते हैं, जिन्हें वो भूत के बारे में बताता है, लेकिन उन्हें ये बातें समझ नहीं आ रही थी, ना ही इस पर यकीन हो रहा था, क्योंकि वो खुद काफी रैशनल थे और अपने बेटे को भी इन सब चीजों पर यकीन करना कभी सिखाया ही नहीं था। अब आज की रात क्रिस के पिता उसके ही रूम में रहते हैं, जहाँ पर वो तो सो जाता है, लेकिन वो बैठकर इंतजार करने लगते हैं कि ऐसा हो क्या रहा था कि क्रिस इससे इतना परेशान था। अब रात में 3 बजने के बाद में धीरे धीरे रूम के अंदर ठंडक बढ़ने लगी थी और अब यहाँ क्रिस के पिता को भी दर्द महसूस हो रहा था, डर लग रहा था, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा था उनको समझ में नहीं आता। अब वो उठ खड़े होते हैं और खुद पे खुद उनको क्लोजेट अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिसको वो खोलते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको क्लोज करने पर हम जंगलों के बीचों बीच उस क्लोजेट के दरवाजे को देखते हैं, जिसके पीछे से वो भूत उनको देख रहा था। वीतो को समझ में नहीं आ रहा होता कि यह है क्या और इस पर वो कैसे रिएक्ट करें। अब क्रिस सुबह 6 बजे जागता है। वो वीतो को देखता है जो कि परेशान थे, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बोलते। अब वो मूड फ्रेश करने के लिए क्रिस को रनिंग पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वीतो का पैर किसी चीज पर टकरा जाता है। वो चेक करते हैं तो ये एक मेमोरियल था, जिस पर पार्कर बॉयड मेमोरियल लिखा हुआ था। वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि इस इलाके में 100 साल पहले से जंग होती आई थी, तो ये किसी भी सोल्जर का हो सकता था। अब शाम को वीतो वापस जाते हैं, जो कि जाने से पहले क्रिस से कहना चाहते थे कि उसकी बात सही है, लेकिन वो कह नहीं पाते और बस रूम चेंज करने के लिए बोलते हैं। वो होता है ना, पेरेंट्स का ईगो होता है, बात एक्सेप्ट करने नहीं देता, वही चीज थी यहाँ पर। अब वीतो के जाने के बाद में क्रिस जेफ से बात करता है और उसे पार्कर बॉयड मेमोरियल के बारे में बताता है। तो जेफ ये कहता है कि शायद इसकी वजह से हॉन्टिंग्स यहाँ पर हो रही होंगी और शायद इस चीज के तार यहाँ से जुड़े हो सकते हैं। अब वो लोग हिस्ट्री चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये मेमोरियल असल में 2 लोगों को डेडिकेटेड है, जो कि 1779 के समय 2 सोल्जर्स थे। एक माइकल पार्कर जो कि सार्जेंट था और लेफ्टिनेंट थॉमस बॉयड की टुकड़ी में था। एक चीज नोटिस करी जाए तो नाम है थॉमस बॉयड और ये लोग उसे क्या बुलाते हैं, टॉमी, और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर कुछ तो चीजें सिमिलर हो रही थी। मतलब यहाँ पर जो ये मेमोरियल है ना, वो 2 लोगों से मिलकर बनी हुई है। अब वो लोग पता करते हैं तो एक बार एक सर्च होनी थी जिसमें थॉमस को एक छोटी आर्मी दी गई थी, यानी कि छोटी टुकड़ी दी गई, लेकिन वो ज्यादा लोग ले गया था, जिस पर नेटिव अमेरिकन ने हमला कर दिया और थॉमस को किडनैप कर लिया। उसे एक पेड़ से बांधा गया था और उसके पेट में चीरा लगाया गया, आंतें निकालनी गई थी, कान काट दिए गए थे, उसके मुंह पर कट लगाया गया और उस पेड़ को टॉर्चर ट्री का नाम दिया गया था, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसके पास से रोज रनिंग करते हुए क्रिस गुजरता है। जी हाँ, अब ये सब तो ठीक था, लेकिन आगे और भी भयानक चीज थी कि थॉमस, जिसे अब हम टॉमी बुलाएंगे, तो वो इन लोगों को हॉन्ट कर रहा है, अपने दर्द को महसूस करवा रहा है, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए। वो इतना दर्द में है कि दूसरों को दर्द देकर उनसे भीख मांग रहा है कि वो उसके दर्द से उसको आजाद करवा दें, और वो अपनी जान बचाने भागा था। वहीं आज क्रिस भी किसी रीजन से भागता है, तो उसे क्रिस से एक कनेक्शन फील हो गया और यहाँ पर थॉमस यानी कि टॉमी की स्पिरिट को वो मिल गया था जिसको वो सदियों से ढूंढ रहा था, यानी कि दर्द से कनेक्शन जुड़ गया। अब जेफ और क्रिस इससे बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब उनको आधी चीज पता थी, कारण पता था, लेकिन सॉल्यूशन भी ढूंढना था। अब जेफ ये सोचता है कि जैसे एड और लोरेन वॉरेंस अपने तरीके से भूतों की बात को रिकॉर्ड करते हैं, जहां पर उन्हें मैसेज भी मिल जाता है, वैसे ही वो भी रूम में जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। क्रिस ये कहता है कि टॉमी, तुम जहां भी हो मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वो और जेफ 15 मिनट के लिए रूम से बाहर जाकर अंदर आते हैं, तो यहाँ पर उनको उस टेप में कुछ रिकॉर्डेड हुआ मिलता है, जिसे सुनने पर जेफ को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन क्रिस इसको साफ सुन पा रहा था, जिसमें कहा गया था कि मेरी मदद करो। इससे वो काफी परेशान हो जाता है, जो कि खुद को संभालने के लिए वॉशरूम जाता है, जहाँ पर उसे क्रेग मिलता है, जो कि उससे ये कहता है कि वो बहुत डर रहा है और उसे हिम्मत रखनी होगी, उसे सामना करना पड़ेगा। क्रिस वो हिम्मत समेट कर जंगल जाता है और टॉर्चर ट्री के पास जाकर चिल्लाने लगता है कि थॉमस बॉयड, तुम जहां भी हो यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब फाइनली टॉमी द गोस्ट उसके सामने आता है, जिससे वो ये कहने लगता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है और इसी हेल्प के चलते वो उसको माफ भी कर रहा है। वो जानता है कि टॉमी दर्द में है, जिसका दर्द वो फील कर सकता है और अब वो उसे आजाद करना चाहता है। टॉमी उसकी तरफ भागता है, लेकिन हवा में गायब हो जाता है। अब हॉन्टिंग्स रुक गई थी, सब ठीक सा हो गया था, लेकिन ये ट्रॉमा इतना बड़ा था जिसने कि क्रिस से उसकी रनिंग, उसका सपना, दोस्त सब छीन लिए
उसने एक चीज से खुद को बचा लिया था, लेकिन अब एक नया सच उसके सामने उसे हॉन्ट करने वाला था। वो अपने घर वापस चला गया था जहाँ पर उसके पिता ने एक किताब उसे दिखाई। अब किताब को पढ़ने पर जेफ को ये पता चलता है कि एडम हबली को टॉर्चर ट्री के पास थॉमस की बॉडी मिली थी, लेकिन कहानी में एडम हबली कहाँ से आ गया? तो एडम हबली कोई और नहीं बल्कि क्रिस की मदर के ही एंसेस्टर हैं। जी हाँ, और अब यहाँ पर कुछ नए सवाल खड़े हो गए थे, यानी कि अब हमको समझ में आता है कि आखिरकार यहाँ पर थॉमस की स्पिरिट ने, यानी कि टॉमी की स्पिरिट ने क्रिस को ही क्यों चुना था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली का कुछ ना कुछ उससे नाता जुड़ा हुआ था। जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की कहानी जो है ना, वो आखिरी एपिसोड की कहानी से अलग है, लेकिन पिछले एपिसोड की कहानी यानी कि क्रिस वाली कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई थी। आज भी क्रिस इयरी हॉल हॉन्टिंग से डर रहा था और जो रहस्य उसके सामने एक सवाल के रूप में आया था, उसका दरवाजा जवाब ढूंढने की आज भी कोशिश कर रहा है। लेकिन 40 साल बाद भी उसके अंदर वो हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस से इयरी हॉल जा पाए। तो यहाँ पर न्यू कहानी शुरू होती है अप्रैल मिलर और मैट विल्सन से, जिनका सामना हॉन्टिंग से 2004 और 2006 के बीच में हुआ था, जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। अप्रैल अपने परिवार के साथ रहती थी, जहां पर शुरुआत से उसका परिवार काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और धार्मिक रहा था। लेकिन जब 16 साल की अप्रैल को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो परेशान हो गई। उसकी माँ उससे और ज्यादा परेशान हो गई थी, जिन्होंने उससे कुछ समय तक बात भी नहीं करी और अप्रैल को चर्च के लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोला था, तो उसने चर्च से भी रिश्ते तोड़ दिए। वो अपना बच्चा किसी को नहीं देना चाहती थी, तो उसने सबसे पहले उसे जन्म दिया, जिसका नाम नेथन रखा गया, और फिर उसे लेकर वो अपने परिवार से दूर हो गई। अब उसके बाद उसका दूसरा बेटा शेन पैदा हुआ और वो अपने घर से दूर एक ट्रक में रहने लगी थी। उसका जीवन काफी मुश्किल से चल रहा था कि तभी उसकी मुलाकात मैट से हुई और दोनों को प्यार हो गया। सॉल्ट लेक सिटी में दोनों एक घर लेते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। अप्रैल अब खुश है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला था। तो एक दिन उसे एक एहसास होता है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जिसको मैट भी सुन रहा था, और रात के इस अंधेरे में कोई उनके घर के अंदर घुस आया था। मैट उसे देखकर चिल्लाता है तो वो साया घर से भाग जाता है और वो दोनों पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ दिन बाद पुलिस इन्फॉर्मेशन देती है कि वो एक इंट्रूडर था जिसको पकड़ लिया गया है और उसने कुछ घर छोड़कर ही एक घर पर हमला भी किया था, यानी कि उस रात शायद से वो लकी निकले। अब ये जानकर तो अप्रैल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको एक सेफ और शांत जीवन चाहिए था और ये सपना उसको टूटता हुआ नजर आ रहा होता है। खैर, अब अप्रैल इससे काफी परेशान रहने लगती है और वहीं मैट जो होता है उसने पुराने घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया था, जिसको एक दिन सॉल्ट लेक सिटी के एक मशहूर एरिया द एवेन्यूज के अंदर एक घर दिखाई दिया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस इलाके का कोई भी घर कभी खाली नहीं होता था और ये चीज उसको काफी अजीब लगती है, और उसने ये बात अप्रैल को भी बताई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने मशहूर इलाके में घर खाली था। अप्रैल ये सुनकर खुश हो जाती है और वो घर देखने गए थे जहां पर मरम्मत का काम बाकी था, और ब्रोकर जो होता है वो उनको एक रूम से दूर रहने की सलाह देता है जिसमें कुछ तो लिखा हुआ था। सब कुछ ठीक था और मैट को घर पसंद आ गया था, लेकिन उसने इस रूम वाली बात को सीरियसली नहीं लिया। उससे ज्यादा अप्रैल को ये घर पसंद आ गया था, तो मैट ने देखा कि घर में मरम्मत का काम है तो ये सस्ते में मिल जाएगा और वो घर खरीद लेता है। फाइनली ये परिवार उस घर में शिफ्ट हो जाता है और उनको सब कुछ यहाँ पर अच्छा लग रहा था। ये घर बड़ा था, शानदार था, अच्छे इलाके में भी था, और अप्रैल को घर में एक बहुत ही पुराना बाथटब मिलता है जो कि उसको और पसंद आता है। यानी कि अप्रैल ने जिस अच्छी जिंदगी का एक सपना हमेशा से देखा था वो आज शायद से पूरा होता हुआ उसको नजर आ रहा था। अब ये लोग फाइनली यहाँ पर आकर खुद को सेफ मानने लगे थे, लेकिन वही होता है कि खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अब पहले ही रात सब सो रहे होते हैं कि तभी अप्रैल को एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई बच्चा मॉमी कहकर अपनी माँ को पुकार रहा था। अब इस आवाज से वो जाग गई थी, लेकिन वो इसको समझ पाती कि इससे पहले ही बेसमेंट से एक बहुत ही तेज आवाज आती है। अब मैट चेक करने जाता है तो उसे वहां पर कोई दिखाई तो नहीं देता, लेकिन एक अजीब सी आवाज जरूर सुनाई देती है, जैसे कि वहां पर लगी हुई भट्टी के अंदर कोई कोयला डाल रहा हो, लेकिन वो भट्टी सालों से बंद पड़ी हुई थी, तो ये आवाज कैसे आ रही थी। वो उसे अपना भ्रम मानकर वापस ऊपर आ जाता है और सारे दरवाजे विंडोज को चेक करता है, घर के बाहर भी चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो हल्का सा रिलैक्स होकर सोने चला जाता है। अब अगले दिन अप्रैल किचन में काम कर रही होती है, जिसे शेन की आवाज आ रही होती है जो कि बाहर झूला झूल रहा था, जो कि टायर का बना हुआ था। अब ये झूला जो होता है ना वो काफी ऊपर तक जा रहा था, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि वहां कोई था नहीं। शेन ये बोल रहा होता है कि और जोर से झुलाओ, ऊपर तक ले जाओ। अप्रैल को लगा कि बच्चा गिर ना जाए तो वो उसके पास जाती है, लेकिन वो तो अकेला था। हालांकि अप्रैल ने सोचा कि वो नेथन के साथ होगा, लेकिन वहां पर वो अकेला होता है। वो ऐसा बोलती है तो शेन ये कहता है कि वो तो बेंजामिन के साथ खेल रहा है। वो पूछता भी है कि क्या अप्रैल को बेंजामिन नहीं दिखाई दे रहा, और अप्रैल को सच में वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। और अप्रैल जो होती है वो इसे शेन का कोई मजाकिया गेम समझती है या फिर उसका इमेजिनरी फ्रेंड समझती है, और हम सभी जानते हैं कि इमेजिनरी फ्रेंड्स कितने खतरनाक होते हैं।
खैर शेन एक अच्छा और खुश दिल बच्चा था जिसके सभी दोस्त थे और सब उसके घर आया करते, लेकिन जब से वो लोग इस घर के अंदर आए हैं तब से कोई उनके घर नहीं आना चाहता था। यानी कि इस घर के अंदर कोई तो ऐसी बात थी जिसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। खैर अब शेन जो होता है उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसके आसपास कोई रहता है। धीरे धीरे वो उसको दिखने लगा था और वो किसी भी वक्त घर आता था, वो किसी भी वक्त बात करते थे और ऐसे उनका बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। वो एहसास, वो प्रेजेंस उसका दोस्त बना जिसका नाम उसने बेंजामिन रखा। इसी बीच घर की मरम्मत के वक्त मैट और अप्रैल को एक हिडन विंडो मिलती है। वो चेक करते हैं तो बेडरूम की दीवार के पीछे एक खाली स्पेस था, मतलब कि दो दीवारों के बीच में एक खाली जगह थी। उन्होंने इस पर गौर नहीं दिया कि वो क्यों है और मैट ने ये सोचा कि वहां पर अप्रैल के लिए कोई स्पेस वो बनवाएगा। और यहाँ पर एक वेंट भी मौजूद था जिससे मॉम मॉम करके किसी बच्चे की आवाज भी हम सुन पाते हैं। वहीं बाथरूम में वो पुराना टब भी था जिस पर कुछ दाग थे, तो अप्रैल उसे हटाने के लिए बोलती है और मैट एक प्लम्बर को काम देता है। लेकिन जब जब प्लम्बर और उसके लोग उसे हटाने की कोशिश करते तो वो इतना भारी लगता मानो इसमें पानी भरा हुआ हो। अब प्लम्बर ने तंग आकर पैसे वापस कर दिए और काम छोड़कर चला गया, तो मैट ने भी यहाँ पर बाथ टब से अपना ध्यान हटा दिया। अब घर जो था उसके अंदर मरम्मत का काफी काम बचा हुआ था क्योंकि घर काफी बड़ा था, तो अप्रैल को इसमें सपोर्ट करना था और इसके लिए चाहिए थी उसको एक अच्छी जॉब जिसके अंदर सैलरी अच्छी मिले, और वो उसको मिल भी जाती है, जिसके अंदर उसे एडल्ट डेटिंग साइट्स पर डील बुक करनी होती थी। लेकिन अप्रैल के मन में एक ही ख्याल आता है कि गंदा है लेकिन धंधा है, और उसके जानने वाले उसके बारे में गलत सोचेंगे, तो इसके चलते उसने काम के बारे में छुपा दिया। अब मैट को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी गुस्सा करता है, लेकिन अप्रैल ये कहती है कि ये कुछ समय के लिए होगा और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, जिसके बाद वो जॉब छोड़ देगी। अब एक दिन जॉब से आकर वो अपने घर का काम कर रही थी कि तभी वो शेन की आवाज सुनती है जो कि किसी से बात करते हुए बोल रहा था कि माँ उसे इतने दूर नहीं जाने देगी। शेन की बातों से ये भी समझ में आ रहा था कि वो किसी आदमी से डरता है जिसके बारे में उसे बेंजामिन ने बताया था। अप्रैल ये सुन लेती है, लेकिन उसे लगता है कि वो बस अटेंशन लेना चाहता है। हालांकि रोज रात शेन को एक नाइटमेयर आता था जिसके अंदर एक हैट वाला आदमी उसको डराया करता, और डर कर जागने पर वो क्लोजेट डोर को अपने सामने खुलता हुआ देखता था। डर के मारे चादर के अंदर छुप जाया करता और अंदर से बाहर झांकने पर उसे वही हैट वाले आदमी का साया उसे हॉन्ट करता हुआ दिखाई देता, जिसके चलते वो चिल्ला भी देता है। अब मैट उसे संभालने आता है और अब ये रोज की बात हो गई थी। अप्रैल जॉब पर होती थी और वो शेन पर ध्यान नहीं दे पाती। कभी कभी उसकी चाबियां भी गायब होती थी तो शेन वापस देकर ये बोलता कि बेंजामिन ने ढूंढ कर दी है, लेकिन वो इस पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाती। रोज रात मैट उसे संभाल रहा था और अप्रैल जॉब में अंधी हो गई थी, यानी कि पैसे के चक्कर में। वो सीसीटीवी की नजर में रहती थी, अपने पर्सनल फोन पर बात भी नहीं कर सकती थी और कंपनी का फोन रिकॉर्ड हुआ करता था तो उससे भी बात नहीं कर सकती थी। अब मैट जो होता है वो काफी परेशान रहने लगा था क्योंकि शेन के साथ जो हो रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, और यहाँ पर मैट को भी आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं कर पाता। खैर अब खुद को आराम देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए वो अपने पुराने दोस्तों को यानी कि शेन और उसकी बीवी जूडी को घर पर एक छोटी सी पार्टी के लिए इनवाइट करता है। खैर अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी मैट का स्टेपसन यानी कि शेन जो होता है वो वहां पर गार्डन को घूरे जा रहा था। ये तीनों भी वहां पर देखने आते हैं तो उनको भी शॉकिंगली वही हैट वाला आदमी दिखाई देता है जो कि अचानक से हवा में गायब हो गया था। इससे सभी इतने हैरान हो गए थे कि मैट का दोस्त शेन जो होता है और जूडी वहां से डर के मारे भाग जाते हैं, और मैट सोच में पड़ गया था कि उसने जो देखा वो क्या था। अब वो रात में अकेला बैठा हुआ था तो उसे फिर से गार्डन में वही आदमी दिखाई देता है, तो वो बाहर आता है लेकिन फिर से वो आदमी गायब हो जाता है। अब तक उसका नेबर उससे बात करने आता है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, लेकिन असल में उस नेबर के चेहरे पर एक फीलिंग होती है कि उसे मैट और उसके परिवार के लिए बुरा लग रहा था। अगली सुबह अप्रैल ड्यूटी से घर आती है और वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। बिना किसी को जगाए बात लेने जाती है, यानी कि नहाने जाती है, जहाँ पर वो उसी बाथ टब में नहाने लगती है। लेकिन तभी उसे कोई फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है जो कि ये कहती है कि बेकार बेकार। अब अप्रैल यहाँ पर नशे में भी थी तो उसे लगता है कि ये उसके दिमाग की सोच है, और वो टब में आंखें बंद करके लेट जाती है कि तभी कोई हाथ उसे पानी में खींच लेते हैं और डुबाने लगते हैं। टब में खून भर गया था और हम एक झलक के लिए किसी और को अप्रैल की जगह देखते हैं। वो होश में आती है और सब कुछ ठीक हो जाता है, और इन सबको वो अपना भ्रम मानती है, नशा मानती है। तो वो कपड़े चेंज करने लगती है तो उसको शीशे में उसके पीछे एक लेडी खड़ी दिखाई देती है। अब वो इस चीज से डर कर मैट को इस बारे में बताने जाती है, लेकिन वो इस बात को हल्के में लेता है। खैर अब पूरे परिवार को कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था जिससे कि सभी परेशान थे, और इसी बीच होता यह है कि मैट जो होता है वो शहर जाता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, जिस बीच बच्चों को संभालने के लिए अप्रैल अपनी माँ पेमलिन को ही बुला लेती है। अब एक दिन नेथन और शेन लुका छुपी यानी कि हाइड एंड सीक खेल रहे थे, जहां पर शेन भागकर लॉन्ड्री शूट यानी कि एक ऐसा वर्टिकल वेंट जो कि हॉल से बेसमेंट में जाता था, जहां से लोग कपड़े डालते हैं जो कि बेसमेंट में धुलने वाले होंगे। अब शेन यहाँ पर छुपा हुआ था कि तभी उसे बेंजामिन दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि वो यहाँ पर ना छुपे, वो आदमी उसको ढूंढ लेगा, और वो सबसे पहले यहीं पर ढूंढता है, और ऐसा कहते ही कोई शेन को नीचे खींच लेता है।
अब उसकी आवाज सुनकर नेथन वहां पर आकर उसको संभालता है, लेकिन अब शेन को एक बहुत ही बड़ा और भारी सदमा लग चुका था। अब रात में पैमेलन यानी कि इन बच्चों की नानी उसके ही रूम में सोती है, जिनको अब किसी का एहसास होने लगा था कि वहां पर कुछ तो बुरा जरूर है। अब वो प्रेयर्स कर कर सोने जाती हैं और अब एक बच्चा दीवारों पर इस घर की पेंटिंग बनाता है। वहीं पर वो हैट वाला आदमी शेन और पैमेलन के रूम में आता है, जो कि पैमेलन को सीधा पकड़कर खींच लेता है, जिससे डरकर वो चिल्लाती है। जिसके साथ ही ये चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस सीरीज का फिनाले शुरू होता है अप्रैल से, जो कि अपनी ड्यूटी करके सुबह घर आती है। घर की सारी लाइट्स ऑन थी, उसकी माँ अंदर परेशान थी और बच्चे डरे हुए बैठे थे। वो अपनी माँ से बात करती है, जो कि उसको ये बताती है कि कल रात किसी आदमी ने उसे पकड़कर क्लोजेट तक खींचा था। अब वो अपनी बेटी अप्रैल से ये पूछती है कि आखिर वो काम क्या करती है जिसके चलते वो रात भर बाहर रहती है और अपने बच्चों का ध्यान तक नहीं रखती। खैर अब वो सच बता देती है, जिसको सुनकर उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है, अपसेट हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर ईविल आया है और उसकी वजह है अप्रैल, उसका बुरा काम, गंदा काम, क्योंकि ईविल ऐसे ही आता है। अप्रैल को इस चीज से गिल्ट होने लगता है और वो भी मानने लगी थी कि वही इस ईविल को यहाँ पर लेकर आई है और वही हर एक चीज की, अपने परिवार की परेशानी की जिम्मेदार है। पैमेलन उससे ये कहती है कि अभी बच्चों का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तो वो उनको अपने साथ अपने घर लेकर जा रही है। अप्रैल से थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि अभी वो इस घर में होने वाली चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगी और बच्चे भी इस हॉरर से दूर जाकर खुश थे। मैट वापस आ गया था और वो उस दीवार को तोड़ता है जिसके बीच में स्पेस था, जहाँ पर उनको एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ पर किसी ने कुछ अजीब सी डिस्टर्बिंग ड्राइंग बनाई हुई थी। उसने उस रूम को साफ कर दिया, सारा का सारा सामान हटाकर वहां पर पेंट वगैरह भी कर दिया। अब अप्रैल ने इंटरनेट के ऊपर देखा कि भूतों से कैसे बचा जा सकता है और उसको पता लगता है कि सेज स्मोक मतलब कि पवित्र धुएं से घर को शुद्ध कर सकते हैं। बस वो करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग और पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। उसके पास उद्देश्य तो था ही और वो अगले ही दिन सेज स्मोक से घर को शुद्ध करती है और मैट उसका साथ देता है। ये करने के बाद घर की जो नेगेटिविटी थी वो एकदम से चली गई थी। अब ना कोई आवाज सुनाई देती, ना कोई दिखाई देता, ना ही कोई सपने आया करते और सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया था और वो दोनों सोचते हैं कि उनकी सुकून भरी जिंदगी वापस आ जाएगी। अब वो बच्चों को वापस बुला लेते हैं और पैमेलन को अभी भी लगता है कि ये घर अभी ठीक नहीं है। अब उसका मन नहीं था कि वो बच्चों को यहाँ पर छोड़े, लेकिन उसे अप्रैल की बात माननी पड़ती है और उसके जिद के आगे झुकना पड़ता है, जैसे कि पहले झुकना पड़ा था। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल यहाँ पर शुरुआत से ही ठीक नहीं थी। वो किसी की बात को माना नहीं करती थी, अपनी ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रही थी। खैर धीरे धीरे घर की आवाजें वापस आना शुरू हो जाती हैं और एक रात बेसमेंट से बहुत तेज आवाज आती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये शैतानी शक्ति जो थी वो जानबूझकर इन आवाजों को रोक कर रख रही थी ताकि बच्चे यहाँ पर वापस आ जाएं। कहीं ना कहीं ये ईविल जो है वो शेन से जुड़ चुका था। अब जब मैट वहां पर चेक करने जाता है तो वहां पर चमड़े की और सिगार के स्मोक की स्मेल आ रही थी। अब इसी बीच किसी चीज ने उसके सर पर अचानक से वार कर दिया था और जब वो जमीन पर गिरता है तो उसे उसकी छाती पर कुछ भारीपन सा फील होता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो ईविल था ना वो यहाँ पर जब शुद्धि करी गई थी तो उसको मॉक करने के लिए सिगार की स्मोक की स्मेल को यहाँ पर लेकर आया था। खैर वो खुद को संभालने की कोशिश भी करता है, लेकिन अब उसकी छाती पर हम उस हैट वाले आदमी के ही पैर को देखते हैं। वो आदमी मैट से कहता है कि अब वो बीच में आना छोड़ दे और वो इस चीज से बहुत ज्यादा डर गया था। अगली सुबह अप्रैल घर आई और उसे भी उस स्मोक की स्मेल आती है और मैट ने उसको सब कुछ बताया। वो भी काफी परेशान हो गई थी और मैट खुद का ध्यान भटकाने के लिए मरम्मत का काम फिर से शुरू कर देता है। अब मैट ने पड़ोसी से बात करी तो उसने बताया कि ऐसे ही जैसे मैट रात में किसी को ढूंढता है, वैसे ही 3 साल पहले इस घर के अंदर डेविड ढूंढता था। उसे यहाँ पर कोई दिखाई दिया करता था, सुनाई देता था और इस पर उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। डेविड इस घर से परेशान हो गया था और एक मोटल में रहने लगा, लेकिन वहाँ उसकी हालत और खराब हो गई और उसने खुद को खत्म कर लिया। मैट ये बात अप्रैल को भी बताता है और वो ये कहती है कि डेविड यहाँ पर है जो कि उनको हॉन्ट कर रहा है। अब एक दिन मैट जो होता है वो सुपरमार्केट जाता है जहाँ पर उसे घर के लिए कुछ सामान लेना था और उसे एक पेंटर मिलता है जिसने इस घर में उस दिन पेंट किया था जिस दिन मैट ये घर देखने आया। अब वो पेंटर ये बताता है कि उसने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा था जिससे वो बहुत डर गया था और वो कभी भी उस घर में वापस नहीं जाएगा। अब मैट तुरंत ही इस चीज को नोटिस करके वापस आता है, वॉल को चेक करता है और पेंट हटाने के लिए केमिकल से दीवार साफ कर देता है तो उसे वो लिखी हुई चीज मिल जाती है जो कि उस पेंटर ने देखी थी और उसे यहाँ पर लिखा होता है दिस हाउस मर्डर्ड मी, जिसको पढ़कर वो बहुत परेशान हो गया था। अब रात में वो सो रहा होता है और अप्रैल भी आज घर पर ही थी, जिसकी अचानक नींद खुल जाती है तो वो एक बच्चे को अपने सामने दरवाजे पर देखती है जो कि ये कहता है कि मॉमी भाग जाओ, वो आदमी ढूंढ लेगा और इस नजारे से उसकी रूह तक कांप जाती है। वो कुछ समझ पाती कि तभी वो हैट
वाला आदमी जो कि अभी उनको दिखाई नहीं देता वो उसे चोक करने लगता है और वो कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन वो चोकिंग रुक जाती है। अब वो और मैट कुछ समझ पाते इससे पहले ही बेड जो होता है वो हवा में लेविटेट करने लगता है और अचानक से नीचे गिर पड़ता है। पूरा परिवार इस हादसे से इतना डर जाता है कि उसी रात तुरंत ही घर छोड़कर वो एक होटल में जाकर रहने लगते हैं और अब वो कैसे भी उस घर में वापस नहीं जाना चाहते थे। अब ये दोनों काफी परेशान हो गए थे और ये हेल्प ढूंढने लगते हैं, जिसमें उनको मिलते हैं बिल और जेरेमी स्पेंसर, जो कि इनसाइड पैरानॉर्मल नाम की एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चलाते हैं। मैट और अप्रैल ने उनको होटल में ही मिलने के लिए बुलाया था। अब मैट और अप्रैल ने उनको होटल में ही मिलने के लिए बुलाया था और घर की चाबियां भी दे दी थी कि वो लोग वहां पर नहीं जाएंगे और वो दोनों वहां पर जा सकते हैं। खैर, वो दोनों वहां पर जाते हैं और अभी हम 14 अगस्त 2005 की एक्चुअल फुटेजेस देख पाते हैं, जिसमें बिल और जेरेमी ने उस घर के अंदर कई महीनों तक कई रातें बिताई थी। अलग अलग जगह कैमरा लगाए थे, वॉइसेस रिकॉर्ड करी थी, फुटेज भी रिकॉर्ड करी थी और एक दिन उन्होंने देखा कि विंडो अपने आप खुल रही है जहां से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अब वो लोग घर के अंदर इस स्पिरिट से सवाल करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई तो कुछ बोले, कोई तो आवाज आए, और ऐसे एक दिन एक आवाज रिकॉर्ड हुई। अब उन्होंने वो टेप मैट और अप्रैल को भेज दी थी, जिसके अंदर एक आवाज साफ साफ सुनाई देती है कि हे मॉमी, बच्चा डूब गया। ये सुनकर अप्रैल को एहसास हुआ कि उसने उस बच्चे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था और शायद वो उसे कुछ बताना चाहता था। वो बच्चा कभी खतरा था ही नहीं, बल्कि वो खुद खतरे में था जिसको वो हैट वाला आदमी हार्म कर रहा था, यानी कि बेंजामिन। अप्रैल ने बहुत कोशिश करी कि कैसे तो उन्हें उस घर की हिस्ट्री पता चले और इसी बीच उसे डेबी नाम की एक साइकिक मिलती है। अब वो डेबी को सारी बातें बताती है और अप्रैल 17, 2006 में डेबी उस घर में जाती है। एक्चुअल फुटेजेस हम देख पाते हैं। डेबी ने ये कहा था कि वो अकेले घर में जाएगी और ऐसे ही उसको सब पता चलेगा। अब मैट और अप्रैल उसके इस फैसले पर काफी डर जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्मा डेबी को हार्म ना कर दे। अब यहाँ पर डेबी घर में कुछ टाइम रहती है और उसे काफी कुछ पता चल गया था। अब बिना वक्त बर्बाद करे मैट और अप्रैल विलियम के बारे में पता करते हैं, तो उनको पता चलता है कि इस घर का असली मालिक तो विलियम था, जो कि अपनी बीवी रुथ के साथ यहाँ पर रहता था। अब ये पता करने के बाद में अप्रैल और मैट जो होते हैं वो डेबी को घर की शुद्धि करने के लिए बुलाते हैं और 21 मई 2006 को वो घर शुद्ध करना शुरू करती है। वो घर के कोने कोने तक जाकर इस घर में क्या हुआ था वो देखने की कोशिश करती है, जिसके साथ यहाँ पर काफी कुछ पता चलता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो असल में विलियम यहाँ पर अपनी बीवी रुथ के साथ रहा करता और उनके बहुत सारे बच्चे थे। विलियम एक काफी बुरा आदमी था जो कि अपने बच्चों को उस सीक्रेट रूम में कैद रखता था और उनके साथ गलत काम करता था। वो बेचारे क्लोजेट के अंदर छुपते थे और 8 साल के होने के बाद उनका बैप्टिज्म होना था, जिसके बाद वो चर्च जाना शुरू करते। लेकिन विलियम का राज कहीं बाहर ना आ जाए तो वो 8 साल के होने से पहले ही उन्हें उस भट्टी में जलाकर मार दिया करता था, विच एक्सप्लेन्स कि नीचे भट्टी से कोयलों की आवाज क्यों आया करती। अब इन्हीं बच्चों में से एक बेंजामिन भी था। खैर, अब हुआ ये था कि विलियम जो था वो बहुत ही बुरा इंसान था, तो एक बच्चे ने और उनकी माँ के भूत ने मिलकर विलियम को मार दिया। अब इस घर में बहुत सारी आत्माएं रहती थी। अभी डेबी बेडरूम में जाती है जहाँ पर विलियम मारा गया था और यहाँ पर वो उसके सामने आकर उसे हॉन्ट करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका सामना करती है और विंडो ओपन कर देती है ताकि लाइट इस रूम में आ सके। अब ये लाइट नहीं थी बल्कि आफ्टर लाइफ का दरवाजा था, जिसके चलते होता यह है कि विलियम की आत्मा इस घर से चली जाती है, यानी कि उसका इस घर से लिंक टूट गया था और उसकी वजह से बाकी आत्माएं जो कि बंधी हुई थी वो भी अब आफ्टर लाइफ में चली जाती हैं। डेबी ये कहती है कि घर ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन अब अप्रैल यहाँ पर वापस नहीं आना चाहती थी। फाइनली सब कुछ सही हो जाता है और कुछ समय रहने के बाद में अप्रैल और मैट अपने परिवार के साथ ये घर बेचकर कहीं और चले जाते हैं। और इन कहानियों के हिसाब से क्रिस और अप्रैल का डर इतना ज्यादा बढ़ गया था जो कि आज तक उनको परेशान करता है। और अब ये लोग जो हैं वो साल दर साल अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं और इसी डर में अपने जीवन को निकाल रहे हैं कि अगला घर उनको हॉन्ट ना करे। और बूम, इसी के साथ में ये सच्ची घटना यानी कि सच्ची सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।